Assalamualaikum and welcome in our course of medicinal chemistry। मेडिसिनल केमिस्ट्री का आज का जो टॉपिक्स है वो है डायरेटिक्स। और अपने पिछले लेक्चर के अंदर वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ जर्नल फिजियोलॉजी रिलेटेड टू डायरेटिक्स। और आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, डायरेटिक्स की ड्रग्स देखेंगे कि कौन सी ड्रग्स हैं जो कि डायरेटिक्स होती हैं और वो कौन कौन सी साइट पे जाके एक्ट कर रही होती हैं, किस तरह कर रही होती हैं। ये जो हमने साइट्स है ना, ये ऑलरेडी हम जो फिजियोलॉजी हमने देखी उसमें अच्छे से समझ चुके। जस्ट एक जर्नल ओवरव्यू लेके उसको ड्रग से कनेक्ट करते हुए हम आगे चलेंगे। अगर मैं फ़र्स्ट बात करूँ, ये फर्स्ट जो स्लाइड है बेसिकली ये जर्नल फिजियोलॉजी के अंदर भी हमने देखी थी, तो बस एक गो थ्रू है, तो हम जल्दी से इसको लेके चलते हैं। डायरेटिक्स क्या है हमारे पास, बेसिकली आर दी केमिकल्स। ये केमिकल्स हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को। उसके अलावा डायरेटिक्स का क्या काम है कि ये एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स की और वाटर की। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में स्पेशली कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम्स और क्लोराइड आइंस। ठीक है, अच्छा, अब इनकी एक्सक्रीशन को कैसे इंक्रीज़ करेंगे, ये बाय इंक्रीजिंग द यूरिन फ्लो। यूरिन के फ्लो को बढ़ाएंगे तो बॉडी से इनकी एक्सक्रीशन भी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब ये एक्सक्रीशन तो हो रही है, मगर ये एक्सक्रीशन जो है कोई अफेक्ट नहीं करेगी बॉडी के प्रोटीन्स को, वाइटामिन या ग्लूकोज की रीएब्सॉर्प्शंस को। ठीक है, उसके बाद डायरेटिक्स जो है हमारे पास ज़्यादातर एडिमेटस कंडीशंस में यूज़ हो रहे होते हैं, जो कि एडिमा कुछ डिजीज़ की वजह से कॉज हो रहा होता है, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एडिमा हो रहा होता है पेशेंट्स को, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स में हो रहा होता है, क्रोनिक लीवर डिजीज़ जिसमें लीवर की जो सिरोसिस कंडीशन होती है उसके अंदर भी बहुत एडिमा हो रहा होता है पेशेंट्स को। इसके अलावा हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट में भी हम डायरेटिक्स को यूज़ करते हैं। उसके अलावा डायरेटिक्स जो है एज ए सोल एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं और एडजेंट थेरेपी के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, हाइपरकैल्सीमिया के, डायबिटीज़ इंसिपिडस के, ग्लूकोमा के, हाइपर एल्ड्रोस्टेरोनिज्म के, इसके अलावा एक्यूट माउंटेन सिकनेस के अंदर भी। अच्छा, प्राइमरी टारगेट ऑर्गन क्या है डायरेटिक्स का, हमारे पास किडनी पे जाके ये असर करते हैं, किडनी पे, किडनी जो इनका टारगेट पॉइंट है। देन डायरेटिक्स परफॉर्म करते हैं सेवरल फंक्शंस, जिसके अंदर कौन कौन से हैं, नाइट्रियूरेटिक्स यानी सोडियम के आयंस की एक्सक्रीशन, सेल्यूरेटिक्स एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स, कैल्यूरेटिक्स एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम, कैल्सीयूरेटिक्स एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड बायोरेटिक्स एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स। तो ये जो टर्म्स है ना, ये आपको याद रखनी है। अब मैं आगे सिर्फ टर्म्स बोलूँगी, बताऊँगी नहीं कि सेल्यूरेटिक्स क्या है। ठीक है, वो आपको अब इसमें से ही आप देख के इसको याद रखिएगा। अगर हम क्लासेस की बात करें तो जैसे कि फिजियोलॉजी के हमने देखी थी, डायरेटिक्स के अंदर जर्नल फिजियोलॉजी 4 क्लासेस थी, साइट 1, साइट 2, साइट 3 एंड साइट 4। इसी तरह से हम जो डायरेटिक्स की ड्रग्स है ना, उनको भी हम क्लासीफाई करते हैं इन साइट्स की बेसिस पे, लाइक साइट 1, साइट 2, साइट 3 एंड साइट 4। जो ड्रग्स साइट 1 पे एक्ट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। ठीक है, तो ये वो डायरेटिक्स हैं जो कि साइट 1 पे जाके एक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स की बात करें, इस क्लास के जो डायरेटिक्स होते हैं उनका लीड स्ट्रक्चर क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स का लीड स्ट्रक्चर है हमारे पास सल्फानिलामाइड। ठीक है, तो सल्फानिलामाइड को यूज़ करते हुए हम साइट 1 डायरेटिक्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, सल्फानिलामाइड जो है हैविंग वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिशन एक्टिविटी, इसकी जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस को जो इनहिबिट कर रहा होता है वो एक्टिविटी इसकी वीक है। अच्छा, उसके अलावा in an attempt to improve inhibitory property many sulfoamyl compounds are synthesized and screened। तो अब इसकी जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट करने वाली प्रॉपर्टी जो वीक है उसको बढ़ाने के लिए हम बहुत से इस तरह के सल्फोमॉइल कंपाउंड्स को सिंथेसाइज भी कर रहे हैं और स्क्रीन भी कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास 2 ग्रुप्स आ जाते हैं सल्फोमॉइल के अंदर ही जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, 1 और 2। जो 1 है वो है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक, एक सेकेंड, ठीक है, ये है हमारे पास जो नंबर 1 पे है हेट्रोसाइक्लिक सल्फोमॉइल या सल्फानिलामाइड या सल्फोनामाइड्स। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं
हेट्रोसाइक्लिक के अंदर, उसके अंदर है हमारे पास एसिटाजोलामाइड और मेटाजोलामाइड। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ये रहे हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड्स, उसके अंदर हमारे पास एसिटाजोलामाइड्स और मेटाजोलामाइड्स हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास क्लास, कौन सी है इस सब क्लास साइट 1 की, मेटा डाइसल्फोमाइल बेंजीन, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से हैं, डाइक्लोरफिनामाइड्स और क्लोरामिनोफिनामाइड्स, ठीक। सॉरी, तो ये आ गया हमारे पास मेटा डाइसल्फोमाइल बेंजीन्स। तो इसके अंदर हमारे पास है डाइक्लोरोफिनामाइड्स और क्लोरामिनोफिनामाइड्स। अच्छा, SAR की अगर हम बात करें, साइट 1 डाययूरेटिक्स यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते जाएंगे और इसकी एक्टिविटी देखते जाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसकी एक्टिविटी किस तरह की परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है कि अनसब्स्टिट्यूटेड सल्फोमाइल ग्रुप इज़ एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अब ये जो हमारे पास सल्फोमाइल ग्रुप लगा हुआ था ना, अगर आपको याद हो, सल्फोमाइल ग्रुप हमने अपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, ठीक है। ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, ये है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये सल्फोमाइल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। तो ज़रूरी क्या है, अगर आपको साइट 1 डाययूरेटिक्स आप बनाने जा रहे हैं तो ये सल्फोमाइल जो है ये अनसब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू SAR ऑफ साइट 1 डाययूरेटिक्स। उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑन वन ऑफ एसिटाजोलामाइड रिंग नाइट्रोजन यील्ड्स मेटाजोलामाइड, ठीक है। तो मेटाजोलामाइड जो है हमारे पास वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि अगर हम मिथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन कर देंगे किस पे, एसिटाजोलामाइड रिंग के ऊपर। तो अभी हम देख लेते हैं मेटाजोलामाइड को, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मेटाजोलामाइड। यहाँ देखें, आपको ये मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये एसिटाजोलामाइड था, एसिटाजोलामाइड के साथ हमने सब्स्टिट्यूशन किसकी कर दी, मिथाइल ग्रुप की। तो ये क्या बन गया, मेथाजोलामाइड, ठीक है। तो हम वापस अपनी स्लाइड पे आ गए हैं। द मोइटी टू विच सल्फोमाइल ग्रुप इज अटैच मस्ट पजेस एरोमेटिक कैरेक्टर। अच्छा, अब ये सल्फोमाइल ग्रुप जिसके साथ भी जुड़ा हुआ हो वो एरोमेटिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स में देखते हैं, यहाँ पे भी देखें एरोमेटिक रिंग मौजूद है, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी ये रहा बेंजीन एरोमेटिक रिंग मौजूद है। उसके अलावा आप यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स में देख लें एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। तो सल्फोमाइल जिस भी रिंग चीज़ से अटैच होगा वो मोइटी ज़रूरी क्या है उसके लिए कि वो एरोमेटिक हो। अच्छा, और इसके अलावा अगर सबस्ट्रेट्स आके बाइंड होंगे तो उसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है सबस्ट्रेट्स को बाइंड करने के लिए। दूसरी चीज़ क्या, जितनी ज़्यादा हम लिपोफिलिसिटी बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो मेथाजोलामाइड्स जो थे हमारे पास वो ज़्यादा एक्टिव थे, क्यों, क्योंकि इट हैज़ बोथ, इसके पास मिथाइल ग्रुप भी है जो कि अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा, उसके अलावा एसिटाइल ग्रुप भी है। अब ये एसिटाइल ग्रुप कहाँ है तो वो भी दिखा देते हैं। ये आ गए हम मेथाजोलामाइड पे, ये रहा इसका मिथाइल ग्रुप और ये रहा इसका एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। तो मेथाजोलामाइड के बाद दोनों ग्रुप से, इसी वजह से इसकी एक्टिविटी बनिस्बत एसिटाजोलामाइड के ज़्यादा है। अब हम आगे देखते हैं सेकेंड ग्रुप ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स विच इज़ मेटा डाइसल्फोमाइल बेंजीन्स, जिसके अंदर 2 सल्फोमाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट द मेटा पोजीशन। 2 सल्फोमाइल ग्रुप्स हैं मेटा पोजीशन पे, अभी आपको मैं पिक्चर में भी दिखा देती हूँ स्लाइड में नेक्स्ट पे। अच्छा, इसके अलावा थायजाइड डायरेटिक्स आर ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम दिस ग्रुप, और थायजाइड डायरेटिक्स भी इसी ग्रुप से निकल के बने, ठीक है। तो आप एक दफ़ा इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे ना,
डाइसल्फोमॉइल का, मेटा डाइसल्फोमॉइल बेंजीन्स का, तो आपको जो है थायजाइड्स को भी समझने में आसानी होगी, क्योंकि थायज़ॉइड्स भी जो हैं वो इन्हीं से निकल के बने हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम एक्टिविटी हमारे पास कब प्रेजेंट होगी, जब हमारे पास R2 के ऊपर, अब ये R2 पोजीशन याद रखिएगा, अभी मैं आपको एक ही दफ़ा स्लाइड दिखाऊंगी, उसमें पहली चीज़ ये याद रखनी है कि सल्फोमॉइल ग्रुप प्रेजेंट है मेटा पोजीशन पे। दूसरी चीज़ R2 के ऊपर जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, CF3 या फिर NO2 या कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हम लगाएंगे तो उसकी एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी डायरेटिक की। अच्छा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब हमने विड्रॉ की जगह डोनेटिंग वाला लगा दिया जो कि इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा ग्रुप लगा दिया तो एक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपसे MCQs में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये याद रखने की चीज़ें। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं और उसको समझते हैं। सो आई होप ये क्लियर होगा। हम आ गए स्ट्रक्चर की तरफ, मेटा डाई सल्फोमॉइल बेंजीन्स के ऊपर। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमने बोला था कि मेटा पोजीशन के ऊपर सल्फोमॉइल ग्रुप्स होंगे। तो मेटा पोजीशन अगर हम गिने तो कौन सी होती है मेटा, हमने बहुत अच्छे से समझा था, ऑर्थो, पैरा, मेटा। सो अगर हम पोजीशन वाइज गिने तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। तो 3 और 5 पे हमारे पास सल्फोमॉइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये मेटा पोजीशंस हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या बोला, अगर R2 के ऊपर कोई भी इसका जो है ये R1, ये R2, ठीक है, R2 के ऊपर कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह का कोई भी ग्रुप लगेगा तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो अब हम अपने SAR को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप लगाएंगे तो एक्टिविटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो एक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन विद एन अमाइनो ग्रुप इंक्रीज, अगर हम कोई अमाइनो ग्रुप लगा देंगे तो जो डायरेटिक होगा उसकी सेल्यूरेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी सॉल्ट्स की एक्सक्रीशन उसकी बढ़ जाएगी। वो डायरेटिक जो है बॉडी में से सॉल्ट्स को ज़्यादा एक्सक्रीट आउट करेगा, मगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक्टिविटी उसकी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट करने वाली एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है, अगर हम अमाइनो ग्रुप लगा देंगे तो। ये भी ऐसी चीज़ है ना, ये पूछी जा सकती हैं। सल्फोमॉइल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजीशन एंड इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, सल्फोमॉइल ग्रुप जो है पहली पोजीशन पे लगना चाहिए और वो एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा सल्फोमॉइल ग्रुप जो है हमारे पास, हमने देखा था थर्ड पोजीशन पे जो था, ठीक है, यहाँ थर्ड पोजीशन पे जो था, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, बाय सिमिलर इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप्स, जैसे कि कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बामॉइल ग्रुप, या जो कि इंक्रीज़ कर रहे हो डायरेटिक्स की पोटेंसी को मगर डिक्रीज़ कर रहे हो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिशन वाली एक्टिविटी को, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला हमने मैकेनिज़्म बहुत अच्छे से फिजियोलॉजी के अंदर देख लिया था, बस अब मैं इसका एक रिव्यू दूंगी, बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगी, ठीक है। इनिबिशन ऑफ इंट्रासेल्यूलर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की जो है इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर सेल्स रिजल्ट इन डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन्स आइंस, अगर हम इनिबिशन करवा देंगे इंट्रासेल्यूलर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की, उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आइंस की अवेलेबिलिटी थी वो कम हो जाएगी। अच्छा, जिसकी वजह से नॉर्मली एक्सचेंज फॉर लुमिनल फ्लूइड सोडियम आइंस, जो कि नॉर्मली एक्सचेंज कर रहा होता है सोडियम आइंस से। अच्छा, जबकि हम इनहिबिशन ऑन ल्यूमिनल ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कॉज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि अगर हम जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स के सॉरी जो हमारे पास इनहिबिशन करवा रहे हैं हम ल्यूमिनल ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का है, अगर हम उधर पे इनहिबिशन करवाएंगे तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड्स की वो डिक्रीज़ हो जाएगी विद इन ल्यूमिनल फ्लूइड, सो डिक्रीज इन द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड्स का अपटेक भी कम हो जाएगा, ठीक है। द नेट रिज़ल्ट, आखिर में हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा कि
डिक्रीज़ हो जाएगी रीअब्जॉर्प्शन किसकी, बाइकार्बोनेट्स की। अब ये इनका क्या लिंक है, कार्बन डाइऑक्साइड्स का बाइकार्बोनेट से। तो उसके लिए आप जो है फिजियोलॉजी वाला जो लेक्चर था डायरेटिक्स की जनरल फिजियोलॉजी, वो आप उसको रिव्यू करें, उसमें मैकेनिज़म्स को डिटेल में समझाएगा, तो आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब जब बाइकार्बोनेट्स रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वो एक्सक्रीट ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन कम होगी तो बॉडी से एक्सक्रीशन उसकी बढ़ जाएगी। एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं साइड 1 डायरेटिक्स के, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। क्यों? ड्यू टू द लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द बॉडी। क्यों? यहाँ पे देखें बाइकार्बोनेट्स को बढ़ा रहे थे ना बॉडी से एक्सक्रीशन उसकी, सो उसके नतीजे में एसिडोसिस हो सकता है। जब बाइकार्बोनेट्स बॉडी से ज़्यादा निकल जाएंगे तो अंदर बॉडी में एसिड बचेगा बेसिकली। सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। रीनल स्टोन की फॉर्मेशन हो सकती है ड्यू टू इंक्रीज कैल्शियम लॉस। उसके अलावा ड्रॉसीनेस हो सकती है और हाइपोकैलीमिया हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा साइड 1 डायरेटिक्स को हम यूज़ कहाँ का कर रहे होते हैं? दे आर मेनली यूज्ड इन ग्लूकोमा बिकॉज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द एक्वस ह्यूमर इन द आई। तो ग्लूकोमा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, आई के अंदर एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से बाइकार्बोनेट्स को हम इसी वजह से साइड 1 डायरेटिक्स को हम ग्लूकोमा की कंडीशन में यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, बाय इनहिबिटिंग द कार्बोनिक एनहाइड्रेज दे डिक्रीज द रेट ऑफ एक्वस ह्यूमर। अब क्या करेगा, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम था ये एक्वस ह्यूमर को बढ़ा रहा था। ठीक है, जब इस पर साइड 1 डायरेटिक आके एक्ट करेगा तो अब ये एक्वस ह्यूमर को नहीं बढ़ा पाएगा। एंड रिड्यूस द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। अब जब एक्वस ह्यूमर अंदर नहीं बढ़ेगा आँख के तो जाहिर सी बात है उस पर प्रेशर भी नहीं बनेगा इतना, तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाएगा फॉर ट्रीटिंग ग्लूकोमा, और इसी तरह से ग्लूकोमा को ट्रीट किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन अल्कनाइजेशन ऑफ यूरिन, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड माउंटेन सिकनेस। ठीक है, तो इसका एक एडवर्स इफेक्ट हमारे पास क्या था, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर रहा था। ठीक है, सो हाँ, इसी वजह से हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे पास अल्कनाइजेशन ऑफ यूरिन की कंडीशन हो या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो, तो उस कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे यानी बेस बढ़ा हुआ बॉडी के अंदर। तो बेसिसिटी को हम अगर बाइकार्बोनेट्स को निकाल देंगे बॉडी से, सो जो अल्कलोसिस की कंडीशन है वो नॉर्मलाइज्ड हो जाएगी। ठीक, तो आज का जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने जो है बेसिकली डायरेटिक्स का क्या था, पार्ट 1 था, जिसके अंदर हमने साइड 1 डायरेटिक्स को देखा। साइड 1 डायरेटिक्स क्या होते हैं, उसका SAR क्या होता है, उसके अलावा उसके स्ट्रक्चर्स देखे। देन ये स्लाइड मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में फिजियोलॉजी, जर्नल फिजियोलॉजी तो हमने देखी थी, जर्नल फिजियोलॉजी ऑफ डायरेटिक्स में ये स्लाइड हमने बहुत अच्छे से कवर करी है। देन उसके बाद हमने उसके एडवर्स इफेक्ट्स देखे साइड 1 डायरेटिक्स के, और उनके यूजेस देखे कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे जो क्लासिफिकेशन है डायरेटिक्स की उसके साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।